देखो स्क्रीन दिख रही है ना सबको। क्या सर? नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये भी पास्कल की एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी। जो पास्कल ने लॉ दिया था उसी लॉ की हेल्प से ये भी काम करता है। तुम लोगों ने ब्रेक ऑयल नाम सुना है? ब्रेक ऑयल गाड़ियों में डाला जाता है, ब्रेक ऑयल। यस सर। तो ब्रेक ऑयल वो इसीलिए डाला जाता था ताकि हाइड्रोलिक ब्रेक उसमें लगाई जा सके किसी भी पहिए में। सर ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड रहता है ना? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड रहते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबल होंगे तो उनको दबा देंगे तो ब्रेक थोड़ा ना लगेगा, फिर वो कंप्रेस हो जाएगा लिक्विड। तो इसका जो डायग्राम है, डायग्राम मैं तुम लोगों को बना दे रहा हूं पहले। कुछ डायग्राम की हेल्प से तुम्हें समझाता हूँ होता क्या है इसमें। देखो ये इस तरह से आयरन व्हील है ये जो लिखा है ये आयरन व्हील है, मतलब पहिया है ये। और ये जो कुछ लगा हुआ है ये रबर के शूज हैं, रबर शूज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाइप लगा होता है ये इस तरीके से। ऐसे करके रबर पाइप लगा होता है। इस रबर पाइप में एक एंड इधर चला जाता है दूसरे पहिए के लिए, और यहाँ पर एक मास्टर सिलेंडर लगा होता है इस जगह पर। आगे जाने के बाद यहाँ एक ये मास्टर सिलेंडर है। इस मास्टर सिलेंडर में यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। ये पिस्टन की हेल्प से यहाँ पे ड्राइवर का ब्रेक पैडल होता है यहाँ पे। ये ब्रेक पैडल है यहाँ पे, इसको लिख देते हैं पैडल। और ये आपका सिलेंडर है। इसी सिलेंडर पर ब्रेक ऑयल भरा जाता है यहाँ पे। डायग्राम दिख रहा है सबको? ये यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है इसमें पूरे में। ये दूसरे पहिए में चला जाता है टू द अदर एंड, टू द अदर व्हील। ये डायग्राम बना लो पहले। आज नेटवर्क ज्यादा सही नहीं है। यस सर, सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है। सर हाँ बेटा। जो सर रबर शूज है सर, ये कनेक्ट कैसे रहते हैं, मतलब स्प्रिंग से? हाँ स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं ये। जी सर। और ये पाइप उसमें ऐसे लगा होता है। और ये आपका आयरन का व्हील है जिसके ऊपर रबड़ चली रहती है, जिस किसी के ऊपर टायर चढ़ा देते हैं टायर, तो ये पूरा एक पहिए का स्ट्रक्चर बना हुआ है गाड़ी के। यहाँ पर ये पाइप है, इस पाइप में ये लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग ब्रेक ऑयल कहा करते हैं। ये ब्रेक ऑयल यहाँ भरा होता है, इस सिलेंडर के थ्रू भर देते हैं। यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है, ये पैडल है ड्राइवर का जहां से वो ब्रेक लगाता है। तो डायग्राम बना लो, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या है।
डायग्राम बन जाए तो बताना बेटा फिर। सर कंप्लीट हो गया। अभय तिवारी हो गया। यस सर। अच्छा, अब देखो इसकी वर्किंग क्या है कि देखो, जब ये ड्राइवर जो यहाँ से अपने पैरों से इस पैडल को पुश करता है, जैसे इस पैडल को पुश करता है तो ये पिस्टन क्या होता है, अंदर की तरफ खिसकता है, इधर अंदर की ओर प्रेशर डालेगा ये पिस्टन, और ये पिस्टन की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो इस लिक्विड पर प्रेशर जाके लगता है। जैसे ये ड्राइवर पैडल दबाएगा ये पिस्टन अंदर की ओर खिसकेगा, तो उसकी वजह से इस लिक्विड पर प्रेशर लगेगा। अब पास्कल ने बताया था कि जो भी प्रेशर लगेगा ये इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, तो यही प्रेशर जो है इस लिक्विड में ट्रांसमिट होते होते इन रबर के जो शूज लगे होते हैं यहाँ तक ये प्रेशर पहुंच जाता है। और ये प्रेशर क्या करता है, इन रबर शूज को अंदर की तरफ ढकेलता है, दबाता है। तो जैसे ही अंदर की तरफ दबाएगा तो ये रबर के जो शूज हैं, ये जो आयरन व्हील है, ये जो घूम रहा होता है इस पे जाके चिपक जाते हैं दोनों तरफ। तो जैसे ही ये चिपक जाएंगे तो आयरन व्हील की जो स्पीड होती है वो रुक कम हो जाती है, मतलब ये आयरन व्हील रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है जब ये रबर शूज इससे चिपक जाएंगे दोनों तरफ। ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ड्राइवर अपने यहाँ से पैडल से अपना पैर हटाता है तो ये पिस्टन भी पीछे की ओर खिसकता है। तो ड्राइवर ने जितना प्रेशर इस पे एग्जर्ट किया था वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, छूट जाता है। जैसे ही वो प्रेशर रिलीज करेगा यहाँ से ड्राइवर, तुरंत ये क्या होगा कि यहाँ भी प्रेशर कम हो जाएगा। ये प्रेशर कम होते ही स्प्रिंग क्या करेंगे, इन रबर शूज को फिर से वापस खींच लेंगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो ये रबर शूज देखो थोड़ा सा इसमें गैप दिखाया गया है, तो इतने गैप से फिर अलग हो जाती हैं दोनों एक दूसरे से, मतलब ये आयरन व्हील से अलग हो जाती हैं। जैसे ये रबर शूज अलग होंगे तो ये आयरन व्हील फिर से फ्री हो जाता है घूमने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब भी ड्राइवर पुश करेगा तो रबर शूज इससे चिपक जाएंगे और इसकी स्पीड को कम कर देंगे, मतलब ब्रेक लग जाता है। ठीक है, मैं इसमें बोले दे रहा हूं क्या क्या लिखना है, इसमें लिख लो जो चीज मैं बोले दे रहा हूं। as the driver pushes the pedal, as the driver pushes the pedal, a pressure will exert, a pressure will exert in the liquid which gets transmitted throughout the liquid। जैसे ही ड्राइवर प्रेशर दबाएगा, पैडल दबाएगा, तुरंत प्रेशर यहाँ पे लगेगा और वो प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा, ये पास्कल ने बताया था। ठीक है, दिस प्रेशर is exerted in the rubber shoes, this pressure is exerted in rubber shoes and they gets stick with the moving iron wheel। जब इन रबर शूज पर प्रेशर लगेगा तो ये किससे चिपक जाएंगे, ये चिपक जाएंगे इस व्हील से, आयरन व्हील, which reduces the speed of wheel, which reduces
द स्पीड ऑफ व्हील, क्या कर देगा, व्हील की स्पीड को कम कर देगा, विच रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ व्हील। ठीक है, अब इसमें एक बात और लिखनी है, एज द ड्राइवर रिलीज द प्रेशर, as the driver release the pressure, the spring attached with the shoes, the spring attached with the shoes brings them back in original position, and again the wheel is free. The wheel is free to move. ठीक है, जो बात मैंने यहाँ समझाई है उसी बात को केवल इंग्लिश में लिखवा दिया है कि जैसे वो ड्राइवर प्रेशर रिलीज करेगा, मतलब पैडल से पैर हटा लेगा, तो क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा इस लिक्विड का, तो ये स्प्रिंग क्या करेंगे, फिर से इन शूज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस खींच लेंगी, जिसकी वजह से उससे अलग हो जाएंगे शूज, और फिर से ये व्हील जो है फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात बेटा? अमित? यस सर। ऐसा परवीन लिख लिया ना बेटा? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद आती है नेक्स्ट बात, तब हम लोग चलते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। नेक्स्ट है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ठीक है, कोई लिक्विड भरा हुआ है कहीं पर, तो उसके द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, कितना प्रेशर लगता है, ये हमको फाइंड करना है। समझ में आई बेटा बात? अब देखो इसको कैसे करना है, तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि देखो एक क्यूबिकल शेप्ड का वेसल है, इस तरीके का, ये क्यूबिकल शेप्ड का एक वेसल है, इस क्यूबिकल शेप वेसल की जो हाइट है वो आपकी h है। ठीक है, इस क्यूबिकल शेप का जो वेसल है इसकी हाइट h है, और जो इसका सरफेस एरिया है वो कैपिटल A है, एरिया कैपिटल A है। इसके अंदर क्या कर देते हैं, एक लिक्विड भर देते हैं इसके अंदर, यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि रो है, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो है। ठीक है, डायग्राम बना लो, फिर इसके आगे मैं बताता हूं। यहाँ पर इसका जो लिक्विड का वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा नीचे की ओर, वेट mg।
अब इसमें जो चीज लिखना है वो मैं बोल रहा हूँ अभी तुम लोगों को। बन गया डायग्राम? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें लिखो कंसीडर ए लिक्विड, कंसीडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ऑफ डेंसिटी रो, consider a liquid of density rho filled in a container, filled in a cubical container, cubical container of height h, of height h and surface area a, and area a इस पे भरा हुआ है। एक क्यूबिकल कंटेनर पर भरा हुआ है लिक्विड जिसकी हाइट h है और एरिया a है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें निकालना है कि जो लिक्विड भरा हुआ है इस नीचे वाले सरफेस पर, जो नीचे वाले सरफेस है क्यूब का, इस पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा। जो लिक्विड भरा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर, ये इस वाले सरफेस पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा, ये हमको निकालना है। तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सर्टेड अपॉन एरिया, फोर्स एक्सर्टेड अपॉन एरिया। ठीक, प्रेशर P हो गया। अब कितना फोर्स लगा रहा होगा ये लिक्विड, यहाँ पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये फोर्स इसके वेट के बराबर होगा, लिक्विड के वेट के बराबर। तो वेट ऑफ लिक्विड, जो फोर्स होगा वो वेट के बराबर होगा लिक्विड के, वेट अपॉन एरिया। ठीक है, तुमको मालूम है ना जितना वेट होता है उतना ही फोर्स लगता है नीचे। तो यहाँ पर P इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अपॉन एरिया आ जाएगा। अब वेट निकालना है, तो वेट आपको मालूम है क्या होता है, mg अपॉन एरिया। और मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, कितना लिक्विड का रो, इंटू जी आ गया, अपॉन एरिया हो गया ये आपका। अब ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम इस लिक्विड का है, जो इस लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया का हाइट में मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है। तो एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी, मतलब वॉल्यूम की जगह में लिख दिया ए इंटू एच इंटू रो जी अपॉन ए। ए से ए खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो जो प्रेशर आएगा P इज इक्वल टू एच रो जी के बराबर आएगा। प्रेशर जो आएगा वो एच रो जी के बराबर आएगा यहाँ पर। बेटे ये बात समझ में आ गई सबको? अब यहाँ पे देखो, जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर हाइट पर केवल डिपेंड करता है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है।
ग्रेविटी भी फिक्स है, तो रो जी की वैल्यू तो फिक्स है। इसका मतलब जो प्रेशर होता है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, हाइट पे। हाइट का मतलब है कि लिक्विड के नीचे कितना जा रहे हैं हम, उसकी डेप्थ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो नेक्स्ट आप लिखना प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स inside the liquid, inside the liquid। पानी के अंदर 2 पॉइंट मान ले, उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड। तो उसके लिए क्या करें, मान लेते हैं कि एक इस तरीके का कंटेनर है कोई, इस कंटेनर में यहां तक पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ, कुछ भी लिक्विड मान ले यहाँ पे, ऐसे इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें अपनी तरफ से 2 पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। एक पॉइंट ये है ए, इसको बी मान लेते हैं, और एक पॉइंट यहां पे मान लेते हैं ए। जो पॉइंट ए है वो आपका y डिस्टेंस पर है, सरफेस से y डिस्टेंस पर है, और जो पॉइंट बी है ये आपका सरफेस से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो पॉइंट ए का प्रेशर मान लेते हैं P2 है, और पॉइंट बी का प्रेशर मान लेते हैं P1 है। अब जहां पे प्रेशर निकालना है तो वहां पे अपनी तरफ से एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है, मतलब रियल का कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हम एक इमेजिनेशन मान रहे हैं कि एक यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर है, ये सिलेंडर बना दिया। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h है। सब लोग ध्यान से समझते जाना, इस सिलेंडर की हाइट h है। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने कंसीडर किया है एक सिलेंडर, ये रियल में यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक मान लिया है, इमेजिनरी सिलेंडर है एक। अब दोनों जगह का प्रेशर हमें पता है, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें नीचे लिख के दिखाता हूँ, प्रेशर एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो P1 इज इक्वल टू, अच्छा ये कितने सरफेस से कितनी दूरी पर है, ये x दूरी पर है, तो इसका फॉर्मूला होता है h रो जी। तो h की जगह में कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, और रो इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, ये प्रेशर है P1 पॉइंट का, बी पॉइंट का, जहां का प्रेशर P1 है। इसी तरीके से प्रेशर लिखेंगे ऊपर वाले पॉइंट का, प्रेशर एट पॉइंट ए, यहाँ का प्रेशर कितना है P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा देखो, ये कितनी दूरी पर है, सरफेस से y दूरी पर है ये पॉइंट, तो ये आपका आ जाएगा y इंटू रो इंटू जी। सर आपकी स्क्रीन पॉज है सर। अब दिख रहा है बेटा? यस सर।
अब देखो हमने क्या किया है, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर लिख दिया है। अब मैंने तुम्हें अभी एक चीज पीछे बताई है कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर। हाइट मतलब कितनी दूरी पर निकालना है। तो जो पॉइंट बी है ये ज्यादा हाइट पर है, मतलब ज्यादा दूरी पर है, यहाँ से पॉइंट ए कम दूरी पर है, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा P1 का, और P2 का प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर डिफरेंस निकालना है अगर दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे P, अब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है मतलब P1 ज्यादा है, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, P1 का प्रेशर कितना था x रो जी, माइनस P2 का प्रेशर कितना था y रो जी। ठीक है, अब ये लिखेंगे इसको P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें रो जी को कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट में कितना आएगा x माइनस वाई, और डायग्राम देख के बताओ, x में से y को हटा देंगे तो कितना बचेगा, केवल h बचेगा। ठीक है, यहां से यहां तक x है और ऊपर यहां तक y है, y को हटा दो तो केवल कितना बचेगा, h बचेगा। x माइनस वाई से हटा देंगे तो ये P1 माइनस P2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी h रो जी के बराबर, h रो जी के बराबर आ जाएगी। ये प्रेशर डिफरेंस होता है, दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस h है तो दोनों के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, वो भी h रो जी के बराबर होगा। क्या सर? नोट हो गया दोनों तरफ का? यस सर। यस सर। यांशी नोट हो गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस आपका h रो जी के बराबर आ जाता है। अब एक बात इसमें और समझो, मान लो सपोज दैट ये वाला जो पॉइंट A है ये यहाँ पे होता, बिल्कुल टॉप पे सरफेस पर यहाँ पे होता, मतलब कुछ डायग्राम आपका इस तरीके का होता। नेक्स्ट उसी में है, ये बता रहा हूँ, उसी का एक केस है ये। मान लो ये पॉइंट जो है यहाँ पे होता है, A पॉइंट यहाँ पे होता और B पॉइंट यहाँ पे होता, दोनों के बीच की अभी भी हाइट h है। ठीक, अब यहाँ का जो प्रेशर होगा P कितना माना था ऊपर वाला P2, और यहाँ पे प्रेशर माना था P1। अब ये जो प्रेशर होगा यहाँ पे, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि बाहर अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ऊपर यहाँ लिक्विड तो है नहीं। तो यहाँ के जो P2 है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, मतलब ये PA के बराबर होगा। PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस लिखते हैं हम लोग, नाउ हमें मालूम है कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू h रो जी होता है, और यहाँ का P1 का प्रेशर P मान ले, पॉइंट P1 जो नीचे वाला माना था पीछे वाले केस में, यहाँ का प्रेशर P मान ले, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मान ले। तो यहाँ पे अब ये P1 P के बराबर हो गया और P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो P1 की जगह में P आ गया और P2 की जगह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया PA इज इक्वल टू h रो जी आ जाएगा। यहां से अगर P की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा h रो जी माइनस P, सॉरी प्लस का PA। ठीक है, तो कभी भी ओपन सरफेस वाला जो लिक्विड लिया जाएगा उसके द्वारा जो प्रेशर निकालना है h डेप्थ पर, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड करना होता है। तो आप इस बात को लिख लेंगे कि PA इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
PA क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल के बराबर आती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 10⁵ पास्कल के बराबर आ जाती है। अमित माइक म्यूट रखो बेटा। नोट कर लिए सबने इतना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो, अब एक बात आती है जिसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स कहते हैं। तो उसमें क्या बताया जाता है? हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। अब ये है क्या? ये हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स है क्या? इसकी मैं तुम्हें बात बताता हूँ। मान लो सपोज दैट तुम्हारे पास 3 तरीके के कंटेनर हैं। एक कंटेनर ये आपको गिवन है इस तरीके का, ठीक। एक कंटेनर आपको इस तरीके का गिवन है, इस तरीके का। दूसरा कंटेनर ऐसे करके दिया है आपको। ये 3 कंटेनर है आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड और आपके ये थर्ड कंटेनर है। अब तीनों कंटेनर पर बराबर हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, मतलब सब में h हाइट तक पानी भरा हुआ है। इसमें भी आपका ये h हाइट तक भरा हुआ है और यहां पर भी आपको h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। तीनों कंटेनर के शेप अलग अलग हैं और एक कंटेनर ये है आपका, इसमें भी अलग अलग शेप में पानी भरा हुआ है, मतलब अलग सेम हाइट तक पानी भरा हुआ है, h हाइट तक। ठीक है। अब कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि पहले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में, तीसरे कंटेनर के जो सरफेस है नीचे वाले, ठीक है, ये बॉटम पर कितना प्रेशर लगेगा? अगर सब लिक्विड जो भरा हुआ है इसकी डेंसिटी अगर सब में रो है तो कितना प्रेशर लगेगा? तो यहां पर प्रेशर कितना लगेगा? देखो h rho g के बराबर लगेगा, ठीक। यहां भी जो प्रेशर लगेगा वो h rho g के बराबर लगेगा और यहां भी जो प्रेशर लगेगा वो h rho g के बराबर बनेगा, ठीक है। तो तीनों कंटेनर पर जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर होता है लिक्विड का किसी सरफेस पर, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हाइट पर। क्लियर है ना बात? तो ये हेडिंग डाल के तीनों डायग्राम बना लो, उसके बाद जो लिखना है वो मैं तुमको बताता हूँ क्या लिखना है। तीनों डायग्राम बनाकर हेडिंग डालो और तीनों डायग्राम बनाओ, फिर जो लिखना है वो बोलता हूं आपको। डायग्राम बन गया बेटा? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है। अब इसमें नीचे लिखो, इसके आगे लिखो, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, according to hydrostatic paradox,
the pressure of the liquid according to hydrostatic paradox, the pressure of the liquid does not depend upon the shape of the vessel, in which the liquid is kept. घटा नोट हो गया बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि वो किस कंटेनर पर भरा हुआ है। मतलब किसी भी शेप का कंटेनर हो उस पर ये डिपेंड नहीं करता, किसी में भी भर दो। केवल वो किस पे डिपेंड करेगा, किसी पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, केवल हाइट पे डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट पे हम पॉइंट लेके प्रेशर निकाल रहे हैं। समझ में आ गई बात? और एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला P इक्वल टू आता है H रो जी। अब एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता। मान लो किसी वेसल का एरिया ज्यादा है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए, वो सॉरी कम लगना चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू F बाई A होता है। तो अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगना चाहिए, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। इसी वजह से इसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स कह देते हैं इसको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। बात क्लियर हो गई सबको इतनी? अमित? यस सर, यस इसमें तो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? नो सिर्फ सर। क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, हाइट, बस। बाकी सब चीजें कुछ नहीं कंसीडर करेंगे। एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, किस तरीके का वेसल का शेप है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब देखते हैं आगे क्या।